दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मौर्यन एम्पायर या नंदा एम्पायर, ये जो बड़े बड़े एम्पायर थे भारत के, ये एक छोटी सी डायनेस्टी के ड्रीम से स्टार्ट हुए थे। और अगर ये डायनेस्टी ना होती ना तो हो सकता है कि ये एम्पायर एग्जिस्ट ही ना करते। ये जो डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी का नाम था हरियंका डायनेस्टी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों आपको पता है? क्योंकि इन्होंने मगध को, जो एक नॉर्मल रीजन था भारत में जिसको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था, उसको भारत का पावर हाउस बना दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया भारत का। और वो किया हरियंका डायनेस्टी ने। और इन्होंने जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसी को बेस बना के आगे चल के मौर्यन एम्पायर और नंदा एम्पायर ने अपने एम्पायर बिल्ड किए। तो चलिए फिर चलते हैं 2600 साल पीछे, 6th सेंचुरी BCE में। उस समय जो था भारत महाजनपद में बटा हुआ था। करीब 16 महाजनपद थे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल एक्सेट्रा। और ये जो महाजनपद थे ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे और ये अपने हिसाब से गवर्न करते थे। अब सबका स्टाइल अलग था। जैसे वज्जी और लिच्छावी जो थे वो डेमोक्रेटिक स्टेट थे, वहाँ पे एक काउंसिल थी, मंत्रियों की काउंसिल होती थी और वो रूल करती थी पूरे स्टेट को। और वहाँ पे जो है कोई भी मतलब मंत्री बन सकता था योग्यता के अनुसार। लेकिन कौशल और अवंती वहाँ पे मोनार्की थी, यानी कि राजा का राज था और राजा का बेटा ही राजा बनता था। और यहाँ पे जो मगध है, मगध अभी छोटा सा रीजन था, मगध का टाइम अभी आगे चल के आने वाला था। अब मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों था पता है आपको? मगध को नेचर ने ना एक प्लस पॉइंट दिया हुआ था। क्या? मगध के चारों ओर आयरन डिपॉजिट थे, ढेर सारा आयरन था मगध के चारों ओर। मगध की जो लोकेशन थी ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। मगध के नॉर्थ में गंगा नदी बहती थी जो ट्रेड रूट के लिए बहुत शानदार थी। मगध के साउथ में राजमहल हिल्स थे जो क्या करते थे, एक नेचुरल फोर्ट्रेस तैयार करते थे। तो मगध को सिक्योरिटी मिल जाती थी और फायदा दोनों मिल गया। मगध की जो कैपिटल थी ना राजगृह, अब ये भी बहुत खास थी, चारों तरफ से ना हिल से ढकी हुई थी। तो क्या हुआ, नेचुरल फोर्ट्रेस मिल गई, यानी कि एक नेचुरल किले की दीवार मिल गई तो इसको प्रोटेक्ट करती थी। गंगा नदी से इसको डायरेक्ट एक्सेस था राजगृह को। और जैसे हिल्स कौन कौन सी थी यहाँ पे, जैसे कि गिरिधरकूटा, वैभरा और विपुला, ये बहुत ही फेमस हिल्स थी यहाँ की। और इसी समय जो है वो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन भारत में चल रहा था, यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर जैसे थिंकर्स वो अपनी नई फिलोसॉफी लेके आए। पहले क्या था, वैदिक ट्रेडिशन जो थे उनसे लोग दूर हटने लगे। और जब गौतम बुद्ध और महावीर आए उन्होंने नए आइडियाज पेश किए। भाई उन्होंने इक्वलिटी और मॉरलिटी पे सवाल उठाए, उन्होंने अपनी नई फिलोसॉफी दी और लोग जो है वो प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे करके लोग जो है वैदिक ट्रेडिशन से हट के इन नई फिलोसॉफीज में आने लगे। तो ये वो दौर भी था जब स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन चल रहा था भारत में। और सब कुछ देखे तो बढ़िया चल रहा था मगध में। अच्छी कैपिटल थी, अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, लोग खुश थे, रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत थी, एक इंसान की कमी थी और वो था एक विजनरी लीडर। और वो कौन था? वो थे महाराज बिंबिसार। करीब 544 BCE में एक 15 साल का लड़का अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठता है। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था। इनमें जो है इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी और एम्बिशन बहुत ज्यादा था। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे बाकी लोगों से और इनका नाम था महाराज बिंबिसार। अब बिंबिसार का एक सपना था, जब से वो राजा बने ना पहले दिन से उनका एक सपना था कि मगध को कैसे भी करके बड़ा बनाना है। लेकिन एक चीज और थी उनके मन में कि भाई ज्यादा वॉर से नहीं, मगध को बड़ा बनाना है दिमाग से। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा तो मैं बना लूंगा अगर वॉर से, लेकिन शांति रखनी है ना अगर मगध में, तो भाई डिप्लोमेटिक अलायंस बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सबसे बढ़िया तरीका निकाला कि बोला डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते हैं पास वाले जो जितने भी राज्य हैं उनसे। और एक बहुत शानदार तरकीब लेके आए वो तरकीब थी डिप्लोमेसी विथ मैरिज, यानी कि शादी के जरिए डिप्लोमेसी क्रिएट करना। जो आसपास के जो दुश्मन है या आसपास के जो भी राज्य है उनसे फ्रेंडशिप क्रिएट करना। अब वो कैसे करें, ऐसे तो नॉर्मली होगा नहीं, तो उन्होंने शादी का रास्ता निकाला। अब आज के टाइम पे शादी बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन उस जमाने में शादी जो थी वो एक डिप्लोमेटिक वेपन थी और उसको सही समय पे यूज किया जाता था। अब महाराज बिंबिसार ने क्या किया, सबसे पहले वो गए कौशल में। अब कौशल में राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी बेटी थी कौशल देवी। तो उनके राजा के पास गए और बोला मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और ये भी राजा थे मगध के, तो प्रसन्नजीत मान गए और उन्होंने कौशल देवी की शादी इनसे करवा दी। अब कौशल के पास ना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और वो थी काशी। काशी जो है वो बहुत वेल्दी सिटी थी, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था और कौशल को बहुत फायदा पहुंचता था। और इवेंचुअली कौशल और मगध के बीच में ना एक दिक्कत थी कि भाई काशी का कंट्रोल किसके पास रहे। तो बिंबिसार ने क्या आइडिया निकाला कि भाई अगर मैं इनसे डिप्लोमेटिक अलायंस बना लूं मैरिज के थ्रू तो काशी मेरे को मिल जाएगी। और यही हुआ, जैसे ही उन्होंने कौशल देवी से शादी की, काशी उनको
दहेज में मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो, एक दोस्त भी मिल गया, ऊपर से काशी भी मिल गया। अब काशी से क्या हुआ आपको पता है? काशी से रेवेन्यू जो था मगध का वो डबल हो गया, क्योंकि इतनी रिच सिटी थी, इतने सारे ट्रेडर्स वहां पे आते थे और मतलब बहुत ही फायदा साबित हुआ। दूसरी जो मैरिज अलायंस उन्होंने बनाई वो थी वज्जी और लिच्छावी की प्रिंसेस के साथ। और वो प्रिंसेस कौन थी? प्रिंसेस चेलाना। अब वो गए, वज्जी और लिच्छावी जो थे ना वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट थे, मतलब वहां पे काउंसिल राज करती, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो मंत्रियों की काउंसिल थी वही राज करती थी और कोई भी मंत्री बन सकता था थ्रू इलेक्शन। लेकिन वो भी बहुत स्ट्रांग थे भाई, यूनिटी थी उनमें, भले वो डेमोक्रेसी थी वहां पे लेकिन यूनिटी भी थी। तो वो उनके पास गए, महाराज बिंबिसार, बोला मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, प्रिंसेस चेलाना से, और आपका जो ये जो दुश्मनी है हमसे ये खत्म कर देते, एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते। वो भी राजी हो गए, वो भी शादी के लिए मान गए, उन्होंने शादी करवा ली और वज्जी और लिच्छावी भी मगध के साथ हो गए, उनके दोस्त बन गए। तीसरी जो मैरिज अलायंस उन्होंने बनाई वो थी प्रिंसेस ऑफ मद्रा के साथ। अब मद्रा जो ये किंगडम है ना, ये आज का पंजाब रीजन है। अब आप बोलोगे इतना दूर, उससे मगध को क्या फायदा? मगध तो एकदम दूसरी साइड है, मद्रा किंगडम एकदम दूसरी साइड। फायदा ये हुआ कि जब मद्रा किंगडम से उन्होंने अलायंस बनाई ना, तो मद्रा किंगडम पड़ता था वेस्ट में और वेस्ट में थे मगध के ट्रेड रूट। तो मद्रा किंगडम से अलायंस बनाने की वजह से उनको बहुत फायदा हुआ, उनके जो ट्रेड रूट थे ना वो सिक्योर हो गए। अब देखिए, चारों तरफ से सिक्योर, सब दोस्त बन गए, ऊपर से जो ट्रेड रूट है, जो सामान बाहर जा रहा है, उनके ट्रेडर्स बाहर जा रहे हैं, वो भी सिक्योर, वहां पे भी उनके अलायंस है। तो चारों तरफ से मगध जो है वो फायदे में ही फायदे में। अब बिंबिसार जो थे वो एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने क्या किया, मगध को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट में एक ऑफिसर बैठा दिया। वो ऑफिसर क्या करता था? लॉ का ध्यान रखता था, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखता था, और जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट हो या कुछ भी टैक्स से रिलेटेड इशू हो, सबका ध्यान वो रखता था, वो ऑफिसर। दूसरा काम उन्होंने किया इकोनॉमी को लेके। अब मगध की जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। क्यों पता है? एक तो गंगा नदी इनके बहुत पास में थी, उससे क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे ना उनको बहुत फायदा पहुंचता था। अब वो नदी के जरिए अपना सामान लेके आते थे और मगध में बेचते थे। दूसरा, मगध के चारों ओर आयरन डिपॉजिट। अब आयरन से क्या फायदा हुआ कि खेती में आयरन के टूल यूज होने लगे, आर्मी में आयरन के वेपन यूज होने लगे, ट्रेडर जो है वो आयरन को बेचने लगे। इससे मगध को बहुत फायदा हुआ। और कहते हैं कि मगध में जो है फॉरेन से ट्रेडर्स आते थे और ट्रेडर्स जो है वो भरे रहते हैं मगध में। तो सोच लीजिए इकोनॉमी कितनी ज्यादा हाई होगी। अब बात आती है रिलीजन फिलोसॉफी की। तो जैसा कि मैंने बताया, उस समय में स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन था। गौतम बुद्ध और महावीर अपने अपने नए नए थॉट्स लेके आए थे और लोग प्रभावित हो रहे थे। वैदिक ट्रेडिशन से धीरे धीरे करके वो दूर जा रहे थे। लेकिन महाराज बिंबिसार जो थे, इन्होंने दोनों को ही, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों को पैट्रोनेज दिया, दोनों को रिस्पेक्ट दी, अपने राज्य में रुकने दिया, और इन दोनों ने वहां पे अपने उपदेश दिए, लोगों को सिखाया धर्म का रास्ता। और मगध का बहुत बड़ा हाथ रहा बुद्धिज्म और जैनिज्म को ग्रो करने में। अब महाराज बिंबिसार जो थे सिर्फ एक पीस मेकर नहीं थे, शांति के दूत नहीं थे, वो काम आने पे वो लड़ते भी थे, वो एक शानदार वॉरियर भी थे। उसका एग्जाम्पल कैसे पता चला? उनके आर्मी के जरिए। उन्होंने ना 3 मेजर चेंजेस किए। सबसे पहले तो एलिफेंट्स को आर्मी में शामिल किया। उससे क्या हुआ, एलिफेंट जो है वो वॉर के दौरान बहुत ज्यादा तबाही मचाते थे। उससे क्या होता था, उससे जीतना आसान हो जाता था। अब भाई जो वॉर सिर्फ घोड़े की मदद से लड़ रहे हो, जानवरों के नाम पे सिर्फ आपके पास घोड़े और रथ है, अब हाथी भी आ गए हैं तो हाथी ज्यादा तबाही मचाएगा। दूसरा, इन्होंने काम किया कि वेपन्स, आयरन वेपन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्मी में। उससे पहले नहीं थे, तो आयरन वेपन्स और खतरनाक होते थे, तो उससे और फायदा हुआ इनके आर्मी को। तीसरा जो इन्होंने काम किया वो सैनिक स्कूल बना दिए। यानी कि क्या? यानी कि सैनिकों को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर हर जगह बना दिए, ताकि हर सैनिक ट्रेन होकर ही आए, ऐसे ही कोई ना आ जाए। और इनकी जो कैपिटल थी राजगृह, उसको तो कैपिटल ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता था। मतलब इतनी पावरफुल। एक तो नेचुरली उसको इतनी सारी चीजें मिली हुई है, ऊपर से कहते हैं कि फॉरेन ट्रेडर्स जो थे वो पूरे दिन राजगृह के मार्केट में ही रहते थे। इतना ज्यादा मतलब उसका मार्केट जो है वो भरा रहता था ट्रेडर्स से, इतनी ज्यादा इकोनॉमी उनकी हाई थी। और राजगृह जो है वो सिर्फ एक ट्रेडर्स के लिए हब नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्पिरिचुअल के लिए और रिलीजियस हब भी था। लेकिन दिक्कत क्या आपको पता है दोस्तों, एम्पायर जितना बड़ा हो रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, और कई बार ये रिस्क अपने ही घर से आता है। और इस कहानी में भी यही होने वाला था। महाराज बिंबिसार का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो अपने ही घर में बैठा था, उनका अपना बेटा अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो थे वो महाराज बिंबिसार के बेटे और आने वाले राजा थे। लेकिन वो जब छोटे थे ना, तो अजातशत्रु की प्रॉब्लम ये थी कि अपने पिता की इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी और माइंडसेट सब कुछ इनहेरिट किया, लेकिन एक चीज उनमें एक्स्ट्रा थी, वो थी एम्बिशन
और वो बहुत इम्पेशेंट थे, यानी कि सब कुछ उनको जल्दी चाहिए था, उनको वेट नहीं करना था। बचपन में उनको मगध का राजा बनना था, सिंहासन पे बैठना था कैसे भी करके। और दिक्कत ये थी कि उनको लगता था कि उनके जो पिता है बिंबिसार, वो उनको कभी मगध के सिंहासन पे बैठने ही नहीं देंगे। अब वो क्यों? और उनका ये भी मानना था कि उनके जो पिता है वो बहुत ही ओल्ड फैशन है, उनके जो तरीके वो बहुत ही पुराने तकियानुसी है। वो कहते हैं कि भाई ये डिप्लोमेसी का जो जरिया है मैरिज के साथ, ये तो फालतू है, ऐसे भाई मगध कैसे बड़ा बनेगा। मगध को बड़ा बनाने के लिए वॉर की जरूरत है, एक्सपेंशन करो एकदम एग्रेसिवली। और उनके जो आसपास के जो एडवाइजर थे, जो उनके जितने भी साथी थे अजातशत्रु के, वो भी ऐसे ही थे नेगेटिव। वो अजातशत्रु के कान भरते थे कि भाई राजकुमार आपको रुकना क्यों है, अगले राजा तो आप ही हो और आप ही बनोगे राजा, रुकना क्यों, फालतू में क्यों रुक रहे हो आप। तो उन्होंने धीरे धीरे करके अजातशत्रु के कान भरने चालू किए और अजातशत्रु की जो लालच थी, जो लालसा, जो एम्बिशन था, वो और बढ़ गया। एक दिन अजातशत्रु ने क्या किया, जब बिंबिसार अपने महल में घूम रहे थे तो अजातशत्रु आया सैनिकों को लेके और बिंबिसार को कैद कर लिया और बिंबिसार को डाल दिया काल कोठरी में। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को भूख से मरने दिया, और वही कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि भाई उन्होंने लिटरली एक डेथ ऑर्डर निकाल दिया बिंबिसार के खिलाफ कि इनको मार दो। लेकिन चीज कोई भी सही हो, रीजन एक ही है कि भाई उनको राजा बनना था अजातशत्रु को, और ये राजा बनने की कॉस्ट क्या चुकानी पड़ी, अपने पिता की मौत। अब अजातशत्रु राजा तो बन गए, लेकिन दिक्कत क्या थी पता है, कि लोग जो थे वो दो भागों में डिवाइड हो गए। एक जो भाग था वो अजातशत्रु को बहुत पसंद करता था, दूसरा जो भाग था वो अजातशत्रु को नफरत करता था। अब क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या करवाई है। लेकिन अजातशत्रु ने एक बात क्लियर कर दी लोगों को कि भाई मैं रूथलेस हूं, बेरहम हूं, लेकिन मैं कैपेबल रूलर हूं और मेरे को जो है मगध को बड़ा बनाना है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी बनना पड़े। वो कहते थे कि अगर मेरे को राक्षस भी बनना पड़े अगर मगध को बड़ा बनाने के लिए तो मैं बनूंगा। और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि भाई वो एक कैपेबल रूलर है। अब अजातशत्रु ने आते ही पूरी जो डिप्लोमेसी थी, पूरा जो तरीका था जो मगध को चलाने का, वो चेंज कर दिया। अब बिंबिसार डिप्लोमेसी के जरिए चलते थे, अजातशत्रु ने तरीका निकाला कि अब वॉर के जरिए एक्सपेंशन करेंगे एग्रेसिवली, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। तो अजातशत्रु ने वॉर छेड़ दी आसपास के राज्यों में, और सबसे बड़ी जो वॉर छेड़ी उन्होंने वो थी लिच्छावी के अगेंस्ट। लिच्छावी जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उनके पास यूनिटी बहुत थी, लेकिन अजातशत्रु के पास स्ट्रेटेजी थी। और ये जो वॉर थी ये मामूली वॉर नहीं थी, 16 साल तक चली थी ये वॉर। और इस वॉर में अजातशत्रु ने अपनी आर्मी को 2 लेजेंडरी वेपन दिए। वो वेपन क्या थे? पहला था रथ मूसला। अब रथ मूसला क्या पता है आपको? एक मामूली सा रथ है, नॉर्मल घोड़ों से चलने वाला, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए हैं। अब जब रथ जो है वो मैदान में भागेगा तो वो ब्लेड स्पीड में घूमेंगे, एकदम तेज धार वाले ब्लेड। और जब वो रथ चलता था ना तो वो लिटरली लोगों को काट देता था, सैनिकों को, वो ब्लेड इतने तेज थे। और दूसरा जो लेजेंडरी वेपन था वो था मां शीला कंटका। अब ये क्या था? एक बड़ा सा कैटापुल्ट था, और उसमें क्या करते थे, एक बड़ा सा पत्थर रखते थे और उसको रिलीज करते थे, और वो बड़ा सा पत्थर एकदम से वो जो है किले पे फेंकता था दुश्मन के, और उससे क्या होता था, दुश्मन का जो किला है वो टूट के बिखर जाता था। और इन 2 वेपन ने अजातशत्रु को बहुत फायदा पहुंचाया, और एंड में जाके जो लिच्छावी वॉर है वो अजातशत्रु ने जीती। और ये जो दोनों वेपन थे यही पूरे लिच्छावी वॉर का टर्निंग पॉइंट था, और ये वेपन ना होते तो शायद वो लिच्छावी वॉर अजातशत्रु न जीत पाते। अब क्या हुआ कि लिच्छावी जो था वो भी मगध में आ गया, मगध और बड़ा हो गया। अब अजातशत्रु ने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि भाई राजगृह से मगध को गवर्न करना मुश्किल हो रहा है, देखभाल करनी मुश्किल हो रही है। तो अजातशत्रु ने कहा कि भाई एक नए कैपिटल की जरूरत है मगध को। तो अजातशत्रु ने एक कैपिटल बनाई, और वो कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र आगे चल के मौर्यन एम्पायर की भी कैपिटल बनी। अब पाटलिपुत्र इतनी खास क्यों आपको पता है? क्योंकि गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित है। इससे ट्रेड रूट में बहुत फायदा हुआ अजातशत्रु को। दूसरा, उनकी इकोनॉमी ग्रो हुई, लोग खुश थे, उनकी आर्मी शानदार थी, यानी हर तरफ एकदम सुख शांति और समृद्धि थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अजातशत्रु जो थे वो एक गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे थे। उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनने अपने ही पिता की हत्या करवाई है। तो वो गए एक दिन गौतम बुद्ध के पास, बोले भगवान मैंने अपने पिता की हत्या करवाई है, मैं बहुत दुखी हूँ, गिल्ट में जी रहा हूँ, क्या मेरे लिए शांति का कोई रास्ता है? तो गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा कि शांति का रास्ता बिल्कुल है, तुम चाहो तो अपने कर्मों से अपनी शांति को वापस ला सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मन रूपी राक्षस को काबू करना होगा। और ये एक टर्निंग पॉइंट था अजातशत्रु के लिए। वो गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को धर्म का रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया। और फिर गौतम बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश भी दिए मगध में, और वो मगध में काफी टाइम तक रहे भी। और फिर आगे चल के अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है एक दिन। और दिक्कत ये हो जाती है कि अजातशत्रु के बाद में जो
रूलर्स आते हैं ना, वो थोड़े से इनकेपेबल थे। अजातशत्रु जितने डिसिप्लिन, जितने विजनरी थे ना, उनके आने वाले रूलर्स जो थे वो उतने ही इनकेपेबल थे। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदयन वो राजा बनते। अब उदयन के पास बहुत बड़ा मगध था, एक लेगेसी अजातशत्रु छोड़ के गए थे, सब कुछ बढ़िया था। अब उदयन को रियलाइज हुआ कि भाई राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों जो है वो पावर सेंटर है मगध के, दोनों जगह से रूल किया जा रहा है मगध को। उन्होंने ऑफिशियली पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया। कैपिटल अजातशत्रु ने बनाया, इन्होंने ऑफिशियल राजगिरी को बिल्कुल हटा दिया और अब सिर्फ पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल थी। और ये पाटलिपुत्र से मगध को रूल करने लगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उदयन जो थे वो एक वीक रूलर थे, कुछ कहते हैं कि वो एक रिलीजियस रूलर थे। अब भाई वजह जो भी हो, वो एक इनकेपेबल रूलर जरूर थे और इसी कारण की वजह से पीस जो था मगध में वो ज्यादा दिन तक टिका नहीं। एक दिन उदयन जब पाटलिपुत्र में थे तो उनके किसी दुश्मन राजा ने आके उनकी हत्या कर दी। अब उदयन के बाद में जो रूलर्स आए जैसे कि अनुरुद्ध, मुंड और नागदशक, ये उनसे भी ज्यादा इनकेपेबल थे। उदयन तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक थे, इनके बाद जो आए वो तो और इनकेपेबल, आपस में लड़ रहे थे, केओस का माहौल था। लोग जो थे राज्य में वो कंफ्यूज हो गए कि भाई ये रूलर है कि ये रूलर है, दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। और मंत्री जो थे, मंत्री अपने ही राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, अपने ही राजा को मारने के लिए वो तत्पर थे। एक टाइम था जब अजातशत्रु के एक इशारे पे मगध का हर एक सैनिक अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। लेकिन आज वही जो उनके वफादार मंत्री थे वो अपने राजा को मारने के लिए तैयार थे। और फिर आखिरी जो राजा थे मगध के वो थे नागदशक। और दिक्कत ये हो जाती है कि एक दिन जब नागदशक अपने महल में थे, उनके अपने मंत्री शिशुनगा उनकी हत्या कर देते हैं और यहां से हर्यंका डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब हर्यंका डायनेस्टी जो है वो इतनी खास क्यों है या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मगध को क्या किया, एक नॉर्मल रीजन था उसको एक इंडिया का पावर हाउस बना दिया, मैप के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया, इतना पावरफुल बना दिया। दूसरा, इनके जो लीडर्स थे, जो किंग थे बिंबिसार और अजातशत्रु, विजनरी एम्बिशियस लीडर और बहुत इंटेलिजेंट थे। एक ने डिप्लोमेसी के जरिए रूल किया, दूसरे ने वॉर और एक्सपेंशन के जरिए। इनकी इकोनॉमी शानदार थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन शानदार था, इनके जो रिलीजन और फिलोसॉफी थी इनके राज्य में वो भी एकदम पीक पे चल रही थी। इन्होंने नए नए वेपन्स इंट्रोड्यूस किए, एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, आर्मी को मॉडर्नाइज किया और बहुत सारी चीजें की। और कहते हैं कि अगर हर्यंका डायनेस्टी ना होती ना तो आगे चल के शायद मौर्यन एम्पायर भी ना होता या शायद नंदा एम्पायर भी ना होता, क्योंकि हर्यंका डायनेस्टी ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक बेस तैयार किया और उसी फ्रेमवर्क को बेस बना के मौर्यन एम्पायर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और इसीलिए हर्यंका डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।